गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में शेप सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर का। सीएफटी का पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत को 1932 ईस्वी में एच बैथे और वी ब्लैक ने दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य डी उपकोष के विखंडन को समझाना है। तो इस थ्योरी में केवल डी उपकोष के विखंडन को समझाया गया है और ये सिद्धांत उपसहसंयोगी यौगिकों पर लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल NiCN का होल 6 +2 ये कोई उपसहसंयोगी यौगिक है जिसमें Ni धातु परमाणु है और Cn लिगेंड। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन संख्या है। ये 6 लिगेंडों की संख्या है। तो केंद्र धातु परमाणु को जो द्विकोष है उसके विखंडन को इस सिद्धांत में समझाया गया है। द्विकोष को हम 5 भागों में बांटते हैं। जो पहले 3 ऑर्बिटल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। तो लास्ट के 2 कक्षक होते हैं इन्हें बोलते हैं हम EG ऑर्बिटल या EG कक्षक। ये वाले को DXY, DYZ, DZX, ये DX² माइनस के Y², ये DZ²। ये इन उपकक्षकों के नाम है। तो इस सिद्धांत में इसकी स्पिरिट को दिखाया गया है कि इसका विखंडन होता है वो 2 प्रकार से हो जाता है। एक चतुष्फलकीय और दूसरा अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय में तो EG ऑर्बिटल ऊपर आते हैं, T2G नीचे रहते हैं। ये भी चतुष्फलकीय में T2G ऑर्बिटल होते हैं, ऊपर होते हैं और ये नीचे होती है। इनका कारण क्या होता है इनके टूटने का, तो वो इस थ्योरी में बताया गया है। अगर द्विकोष के लूप को बात करें तो इनके लूप तो अलग अलग होते हैं। जैसे DXY, तो इसके जो लूप होते हैं वो अक्षों के बीच में लाई करते हैं। DXY, ये X हो गया, ये Y। दूसरा होता है DYZ, Y हो गया, ये Z हो गया। इसके लूप भी अक्षों के बीच में लाई करते हैं। तीसरा है DZX या XZ, इनके लूप भी अक्षों के बीच में लाई करते हैं। तो ये जो T2G ऑर्बिटल है इनके लूप DXY, YZ और ZX, इन तीनों के जो लूप होते हैं वो अक्षों के बीच में लाई करते हैं। तो T2G ऑर्बिटल के 3 लूप होते हैं। ऐसे ही होता है EG ऑर्बिटल के जो लूप होते हैं पहला होता है इसका DX² माइनस के Y²। ये अपने X अक्ष मान लिया, ये Y। तो इनके जो लूप होते हैं वो अक्षों के परिधि में अक्षों के चारों लाई करते हैं। और उसके बाद है DZ²। इन 5 कक्षकों को जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। T2G ऑर्बिटल के लूप जो होते हैं वो अक्षों के बीच में लाई करते हैं, जबकि EG ऑर्बिटल के लूप होते हैं वो अक्षों के चारों ओर लाई करते हैं। इनको इन भागों में बांटा गया है। उसके बाद अब इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो एक हमने उपसहयोगी मान लिया Ni,
Cn का होल 6 प्लस 3। तो यहां पर Ni के धातु परमाणु हो गया, उसके चारों ओर 6 लिगेंड Cn, ये जो लिगेंड होते हैं वो केंद्र धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी होते हैं, लेकिन जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जो खाली कक्षे होते हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉनों को उन कक्षकों में डाल देते हैं। तो इनके बीच जो बंध होता है उसे हम आयनिक बंध मानते हैं, क्योंकि इसके ऋणायन होता है कि धनायन होता है, इसलिए इस बॉन्ड को आयनिक माना जाता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो ये बंध सहसंयोजी बंध है, लेकिन इस थ्योरी में इसको आयनिक बंध माना जाता है। दूसरा ये है, जब ये लिगेंड नेगेटिव है, इस पॉजिटिव की ओर आकर्षित होता है केंद्र परमाणु की ओर, तो इसका जो ड्यूब कोष होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, और ये वृद्धि बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा पास में आ जाता है लिगेंड, तो इसकी ड्यूब कोष की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका विखंडन दो भागों में हो जाता है। पहला होता है T2G अष्टफलकीय, दूसरा होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय का सामान्य सूत्र होता है वो ML6 की पावर प्लस माइनस n, मीन्स इसमें लिगेंडों की संख्या 6 होती है, और चतुष्फलकीय में ML4, इस पर लिगेंडों की संख्या 4 होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अष्टफलकीय यौगिकों का विखंडन कैसे होता है। यहां पर ये ड्यूब कोष अपनी प्रारंभिक अवस्था का मतलब ग्राउंड स्टेट में रखा हुआ है। जब ये लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आकर्षित होता है, तो इसका जो ड्यूब कोष है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, और वो अपनी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब ये लिगेंड इधर को आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन तो आप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन इसका जो ड्यूब कोष के इलेक्ट्रॉन है, इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। का मतलब है ये इसके जो ड्यूब कोष है वो इसके पास आने का विरोध करता है। जब ये विरोध कर रहा है, ये पास में आ रहा, तो इसकी ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है। जब वो और अधिक पास आ जाएगा तो इसकी ऊर्जा में और अधिक वृद्धि हो जाएगी, और ये अपनी प्रारंभिक और प्रथम उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। जब ये लिगेंड और अधिक पास आते हैं तो पास आते आते इस ड्यूब कोष की ऊर्जा में इतनी वृद्धि हो जाती है कि इसका जो विखंडन होता है वो दो भागों में हो जाता है। क्योंकि अष्टफलकीय यौगिकों में जो लिगेंड है वो ड्यूब कोष के सीधे मार्ग में पड़ते हैं, जो है लिगेंड इसके ड्यूब कोष के सीधे मार्ग में पड़ते हैं, तो इसीलिए जो T2G ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जा तो कम हो जाती है, जबकि Eg ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके बढ़ने का कारण ये है कि मार्ग में सीधे पड़ेंगे तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाने के कारण ये अपनी ऊर्जा स्तर से ऊपर चले जाते हैं। जबकि तो यह प्रथम उत्तेजित अवस्था पहुंच गया। जब ये लिगेंड और अधिक पास आते हैं तो इसकी ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसका विखंडन दो भागों में हो जाता है। Eg जो ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड के मार्ग में पड़ते हैं तो वो अपने ऊर्जा स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, जबकि T2G ऑर्बिटल
अपने ऊर्जा स्तर से नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका विखंडन दो भागों में हो जाता है। तो ये Ev ऑर्बिटल आप लोग ऊर्जा स्तर से ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊर्जा डिफरेंस होता है, वो होता है 0.6, इसका होता है 0.4 और टोटल जो उसकी एनर्जी का डिफरेंस होता है वेव वैल्यू। तो इस डी फोर्स का विखंडन दो भागों में हो गया, Ev ऑर्बिटल ऊपर और T2g ऑर्बिटल नीचे है। इस थ्योरी के द्वारा इसी के विखंडन को समझाया गया है, इसमें कैसे कैसे इनका विखंडन हो जाता है। ठीक है, पहली थी अष्टफलकीय यौगिकों का विखंडन। नेक्स्ट नंबर आता है, दूसरा नंबर है इसका चतुष्फलकीय यौगिकों में डी फोर्स का विखंडन। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसमें मैं बताया था, वो होता है ML4 ± N। मीन्स इसमें के परमाणु के चारों चार लिगेंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल Ni CO NH3 का होल 4 +2। ये कुछ चतुष्फलकीय यौगिक का उदाहरण है। इसमें कोबाल्ट के चारों ओर चार लिगेंड इस कोबाल्ट के चारों ओर चार लिगेंड समान दूरी और समान ऊर्जा के साथ उपस्थित हैं। ऑक्सीजन इसकी +2। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब ये लिगेंड इसके पास में आता है तो इसका जो डी फोर्स है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। तो और जब और ज्यादा पास आता है तो इसका भी विखंडन दो भागों में होता है। अंतर क्या होता है, उसमें तो Eg ऑर्बिटल थे वो लिगेंड के मार्ग में सीधे पड़ते हैं, जबकि इसमें T2g ऑर्बिटल लिगेंड के मार्ग में पड़ते हैं। इसलिए T2g ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि Eg ऑर्बिटल की ऊर्जा घट जाती है। इसमें देखो यहां पर कोई डी फोर्स है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था होगी। यहां से जब लिगेंड इसके पास में आते हैं, यह लिगेंड इसके पास में आते हैं, तो इसका जो डी फोर्स है वो इसको प्रतिकर्षित करता है, हमें दूर धकेलता है, या ये कहो कि इनके पास आने का विरोध करता है। जब ये विरोध करता है डी फोर्स, तो जब और ये पास आते हैं तो इसके डी फोर्स की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और ये वृद्धि समान रूप से होती है। यह होगी इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था। इसे प्रारंभिक अवस्था होगी। जब लिगेंड और अधिक पास आएगा, पहले भी तो बताया था, तो अष्टफलकीय में तो Eg ऑर्बिटल ऊपर रहते हैं, जबकि चतुष्फलकीय में T2g ऑर्बिटल रहते हैं, आगे रहते हैं। तो इसकी जो T2g ऑर्बिटल है ये सामने पड़ने के कारण अपने ऊर्जा स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। जबकि Eg ऑर्बिटल साइड में आने के कारण अपने ऊर्जा स्तर से नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से चतुष्फलकीय यौगिकों का विखंडन, डी और फोर्स का विखंडन दो भागों में हो जाता है, 0.4 0.6। ये इनका एनर्जी लेवल स्तर है।
तो इसमें ये प्रारंभ अवस्था में था, जब लिगेंड पास में आया उत्तेजक अवस्था में चला गया, उसके बाद जब और पास में आया तो इसका विखंडन दो भागों में हो गया, Eg ऑर्बिटल नीचे और T2g ऑर्बिटल नीचे। इस प्रकार से इसका विखंडन दो भागों में होता है। दूसरा इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब सीमाएं या दोष मान लो। पहला तो ये है कि ये जो थ्योरी है वो केवल डी उपकोष के विखंडन को समझाती है, इसके अलावा किसी उपकोष के विखंडन को नहीं समझाती। तो पहला दोष ये हो गया। दूसरा दोष ये है, ये सिद्धांत केवल जटिल यौगिक का मतलब है इस प्रकार के यौगिकों पर लागू होता है, इसके अलावा किसी यौगिकों पर